repetitive condensation reaction between two bifunctional monomers. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन और डेक्रोन। तो उसमें क्या होता है, मोनोमर्स एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और एक टर्पेथिलिक एसिड होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल मेरा ये हो गया, दोनों कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप होता है। ये मेरा क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। काफी बार हमने पढ़ा भी है ये वाला। प्लस दूसरा टर्पेथिलिक एसिड, ये हमने लिखा हुआ है पैरा पे जो होता है। तो ये हो गया टर्पेथिलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, इसको हम हीट करते हैं 420 से 460 केल्विन तक इन द प्रेजेंस ऑफ sp2O3 और जिंक एसिटेट। तो अभी क्या होगा, ये बताओ किसका OH जाएगा, किसका H जाएगा, बोलो। किसका H? ग्लाइकोल का और OH कार्बोक्सिलिक का। हाँ, इसका H जाएगा और इसका OH जाएगा। ये हमने पहले भी काफी बार देखा है इस तरीके से। तो मेरा इस तरीके से होगा, O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये आगे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा लिंकेज आ गया, एस्टर वाला लिंकेज आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्रो। देखो ये लिंकेज जो है वो ध्यान रखना। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है विच लिंकेज इज देयर इन डेक्रोन। तो तुम्हें डेक्रोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी तुम बता पाओगे कि इसमें एस्टर लिंकेज। तो हो सकता है स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली ना पूछे, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मोनोमेरिक यूनिट्स इन डेक्रोन। तो तुमको पता होना चाहिए एक टरथैलिक एसिड होता है और एक इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, अभी हम और पॉलीमर्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रिपरेशन ऑफ पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। मतलब उसमें अमाइड लिंकेज रहेगा। इसका क्या मतलब है, अमाइड लिंकेज रहेगा मेरे पास। तो इसमें पहला है नाइलॉन 610। 610 का रीजन है, खैर इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास 10 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। तो ये 10 जो है वो उसी की वजह से आया। ठीक है, तो ये मेरा, इसको हम बोलते हैं सेबेसिस एसिड। अब यहाँ पे 6 है, इसका मतलब नेक्स्ट जो है 6 कार्बन का कुछ आएगा। और नाइलॉन है तो हमने पहले भी देखा है वहां पे क्या रहता है, अमाइड लिंकेज रहता है, तो NH2 तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से आगे इसको हम हीट कर रहे हैं 553 केल्विन तक। प्रेशर जो है वो हाई है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका OH जाएगा CO का और NH2 का H जाएगा। तो ये मेरे पास किस तरीके से बनेगा,
इस तरीके से बनेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अमाइड लिंकेज आ गया। बस ये तुम्हें ध्यान रखना, अमाइड लिंकेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। नायलॉन 16। नेक्स्ट है तुम्हारा नायलॉन 6। ये भी सिंपल है। सर हाँ हाँ बोलो। अब ये 8 लेते हैं और ये ऐसा 6 लेते हैं, तो उससे मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने या घटने से फर्क क्या पड़ता है पॉलीमर पे? मतलब तुम बोल रहे हो जैसे नायलॉन 6 था, उसमें 6 कार्बन थे और यहाँ पे हाँ 6 हो गया। हाँ, खैर नहीं आप देखो, 10 हो गया। मतलब वो अगर वो जो है ना, वो पॉलीमर्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग। वैसे तो पॉलीमर्स बहुत सारे होते हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है हम वही पढ़ रहे हैं। आ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कार्बन ज्यादा बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ मतलब अब देखो इसमें यार, बीच में एक 8 है और इधर दूसरी अमाइड की जो पार्ट है वहां पे 6 है, ठीक है। हम्म। तो उसको एक को वहां पे 10 कर दिया और एक को 8 कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? या फिर एक को घटा दिया, ऐसा 8 कर दिया और वो ऐसे ही रखा, तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉपर्टी चेंज होंगी उसकी, फिजिकल के सेम ही रहेगी। प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी ना, अब वो डिपेंड करता है वो पॉलीमर मतलब बनता भी है या नहीं, या फिर वो पॉलीमर कैसा क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशंस क्या ले रहे हैं, मान लो हम कार्बन ज्यादा लेंगे तो हो सकता है कंडीशंस जो है वो डिफर कर, पॉलीमर बनाने के लिए कार्बन कम लेंगे तो हो सकता है कंडीशंस अलग होंगी पॉलीमर को बनाने के लिए। समझा? हाँ हाँ, समझा। नायलॉन 6 में क्या है, इसका जो नायलॉन 6, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कैप्रोलैक्टम से बनता है। कैप्रोलैक्टम तो हमने पहले भी देखा है। 7 मेंबर रिंग होती है, ये कौन से चैप्टर में आया है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो हमने ऐसे कैप्रोलैक्टम वाले जो है वो बनाए हैं, हाँ, कौन से रीअरेंजमेंट से बनाए हैं, किसी को कुछ याद है? बैकमैन। बैकमैन रीअरेंजमेंट से आए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, तो उससे आए हैं काफी बार। अगर हम इसका नॉर्मल तरीके से हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या हो जाएगा, चेन टूट जाएगी यहाँ से, बेसिकली यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, वो NH2 की तरफ बना जाएगा और ये COH बना देगा, हीट करते हैं तो। बट यहाँ पे हम तो पॉलीमर बना रहे हैं, पॉलीमर की कंडीशंस लगा के ये क्या होता है, चेन जुड़ती जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है, यहाँ पे मेरे पास बनता है CO इस तरीके से आ गया। बीच में कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो मेरे पास ये बन गया। और उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है। अगर तुम एकदम नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करो तो ये कितना बनेगा, मतलब किस तरीके से हो रहा है, 5 कार्बन है, CH2 5, तो ये इस तरीके से बना, ये NH2, ठीक है। ये अगले उससे जाएगा, ये उससे जाएगा यहाँ से, और इसका एच जाएगा, तो देखो यहाँ पे उसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे बैकेलाइट पॉलीमर के बारे में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकेलाइट पॉलीमर में हम क्या करते हैं, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसको लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, फिनोल है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, HCHO है। चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो मेरे पास ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक कंडीशन में। तो मेरे पास ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा, OH, यहाँ पे मेरे पास बनेगा CH2OH। अब यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा अगर हम एक सिंगल रिएक्शन की बात करें, तो पॉलीमर खैर उसके बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे वो ऐसे बन जाएगा, एक बार मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। वी विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन रहेगा, तीसरा ट्राई वाला। सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूट क्यों रहेगा? सर अच्छा एक्टिवेटिंग एजेंट है OH, तो रिंग को एक्टिवेट कर देगा तो जुड़ जाएगा वो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों तरफ होगी ना। अरे यार ये क्या हो जाता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। सर बोलो। सर इसका मैकेनिज्म कुछ होता है? इसके मैकेनिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, EAC है। काफी बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, मैकेनिज्म तो बता चुके हैं, और वैसी रिएक्शन आ भी चुकी है ES टाइप की। तो यहाँ पे CH2OH। अच्छा यहाँ पे, अच्छा तुम लोगों ने क्या बोला, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला सबसे ज्यादा होगा। खैर वो थोड़ा डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कितना है, वो भी है। बट अगर हम नॉर्मल तरीके से बोले तो ये बहुत अच्छा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मतलब OH एक्टिवेटिंग है, बट HCHO बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है। हम जो इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट कराते हैं, जैसे तुम्हारा NO2 प्लस हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे हो गए, उन सबके कंपैरिजन में ये उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है। हमें तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगा। अगर हम बात करें एक नॉर्मल रेशियो लेके, अब रेशियो अलग अलग रहेगा तो बात अलग है, बट एक सिंपल रेशियो भी लेंगे ना, तब भी हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट वाला जो है वो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली। तो जैसे यहाँ पे अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो किस तरीके से पॉलीमर बन रहा है। इसका जो OH है वो गया, एक का OH जाएगा और एक का H जाएगा, इस तरीके से जुड़ता चला गया ये चीन। हमारे पास ये इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। ये सर जो यहाँ पे तो पॉली, दोनों वो चलेंगे ना। क्या क्या, एक का वो, एक का एच और एक का ओ एच जाएंगे, या दोनों चले जाएंगे, ओ एच ओ एच?
नहीं नहीं, एक का ओ एच और एक का एच, ये वैसे, एक मिनट रुको रुको, मैं बताता हूँ। हाँ तो वो नहीं वो आएगा, दो होंगे तो यहाँ पे। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको रुको। ये ऐसे है, ये ऐसे हो रहा है, ये इस तरीके से बात कर रहा था, और ये प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ पे मैं H2 निकल जाता है। तो ये जो पॉलीमर बनता है, हम इसको नोवेलेक बोलते हैं, नोवेलेक बोलते हैं। अभी नोवेलेक जो है जो बन गया, अब ये क्या है फर्दर, अगर हम इसको और फॉर्मेल्डिहाइड जो है डालते जाएंगे, तब ये बैकेलाइट बनेगा। बैकेलाइट कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक आइसोमर बनाना भूल गया, मतलब एक प्रोडक्ट बनाना भूल गया। ये तो क्या हो गया मेरा, और दो वाला हो गया। मेरे पास पैरा वाला भी तो बनेगा। ठीक है, ये हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अभी क्या है, और दो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड वाले जो हैं, अब देखो मेरे पास ये बन गया, ये इस तरीके से यहाँ पे CH2 ऐसा नोवेलिक बन गया। अभी क्या है, यहाँ पे OH है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं बनेगा, दोबारा से बनाता हूँ मैं। तो मेरे पास एक तो ये ऑर्थो वाले आइसोमर्स है, ऑर्थो वाला जो आइसोमर है नोवेलिक वाला, और एक पैरा वाला है। अभी जुड़ कैसे रहे, हम क्या फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो डालते जा रहे हैं, नोवेलिक बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो डालते जा रहे हैं। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरा वो ऊपर वाला जो नोवेलिक है वो मैं वैसे के वैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा है, तो हमारे पास देखो ये पैरा वाला बन गया है, बट क्या है ये यहाँ पे भी एक तरीके से सब्स्टिट्यूटेड है, क्रॉस लिंकिंग बेसिकली होती जाएगी, और मेरा ये पॉलीमर बनता जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे OH है, सब कुछ एक ही प्लेन में होता है ना सर? सब कुछ एक ही प्लेन में है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इस तरीके से बनता है।
अब इसे स्ट्रक्चर बनाना जेई में तो आएगा नहीं, बट स्ट्रक्चर जो है वो नोवेलेक्स में अगर हम और फॉर्मेल्डिहाइड में लिखवा देता हूँ ये वाला तो स्टेटमेंट बैकेलाइट बन जाता है। अच्छा बोर्ड्स में तो हट गया, तो खैर इतना स्ट्रक्चर एकदम वैसे बना के याद करने की जरूरत नहीं है उतनी। तो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, by the condensation of by the condensation reaction by the condensation reaction between phenol and formaldehyde in the presence of either acid or base as a catalyst, Novolec polymer is formed. Through मिथाइलिन ब्रिजेस। तुम्हारे पास क्या है, मिथाइलिन ब्रिजेस है। अब देखो ये पूछ सकते हैं, वैसे तो खैर ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कौन से ब्रिज होते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा है नोवोलेक ऑन हीटिंग with formaldehyde forms बैकेलाइट, बैकेलाइट बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नोवोलेक और बैकेलाइट ये मेरा यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो थोड़ा ने ऊपर रखो ना, थोड़ा सा एक लाइन और, एक लाइन से फोन। ठीक है, सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ये कैसे बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है मेरे पास, ये 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस मेरे पास क्या रहता है, स्टाइरिन रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है इन दोनों के बीच में, और ये आगे। अब ध्यान से देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, CH2 CH बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH2, फिर CH और फिर CH2, और ये इधर राइट से सेकंड नंबर कार्बन पे मेरे पास क्या है, पीएच है, ये पीएच, ये आगे और आगे जुड़ा हुआ है।
तो ये मेरा क्या बन गया, SPR बन गया। नेक्स्ट हमारा है रबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर जो है उसका स्पेशली देखना, तो रबर के बारे में पूछ सकते हैं। तो पहला है हमारा नेचुरल। नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरीके से ही होता है, तुम दोनों ही पढ़ेंगे। अच्छा, नेचुरल रबर जो है वो बेसिकली हमारा किससे बनता है? लेटेक्स से बनता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, खैर ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले भी, रबर लेटेक्स विच इज colloidal solution of rubber in water। लेटेक्स कहाँ से मिलता है? तो लेटेक्स इज obtained from bark of rubber tree। ठीक है। और नेचुरल रबर जो है वो लीनियर पॉलीमर है ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बनता कैसे है। तो मेरे पास आइसोप्रीन कैसे होता है? CH2 डबल बॉन्ड C, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा बताओ? 2 पे मेरे पास मिथाइल है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, सिंपल। अब जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, तो ये मेरे पास CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से बन गया। मतलब ये जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये आ गया। देखो ये ऐसे रेजोनेंस वगैरह के तरीके में सोचना, ये जितना भी ये जब बता रहा हूँ ना, सबके सब फ्री रेडिकल वाले ही हैं। डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो फ्री रेडिकल वाले ही है। वो बस समझाने के लिए मैं एरो से बता रहा हूँ तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही हो रहे हैं डबल बॉन्ड वाले सारे के सारे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो मेरे पास क्या है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हो गया। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, CH2 CH3 CH2। ठीक है, ये यहाँ से और ये आगे कनेक्ट होता है, ये इस तरीके से रहता है। अच्छा, ये दोनों CH2 जो हैं कनेक्टिंग वाले, वो एक साथ एक ही साइड में रहते हैं, तो इसको हम सिस भी बोलते हैं। सिस का जो है वो एडिशन होता है, इसे हम सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। मैं लिखवाता हूँ उसको भी। अब जो है अगला वाला कनेक्टेड होगा, तो अगले वाले का ये इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो अगले वाले का CH2, ध्यान से देखो, अगला वाला जो है वो यहाँ से कनेक्टेड होगा फर्स्ट वाले कार्बन से,
अगर हम इसका नंबरिंग भी करें लेट्स से, तो ये 1 2 3 4, तो 4 वाला जो है वो 1 से कनेक्टेड है। देखो फिर क्या है, वापस से मेरा कार्बन आएगा। अब ये CH3 इस साइड लिखे हमने। अब मेरा CH2 जो है वो ऊपर की साइड आएगा, क्योंकि सबका सब क्या है, सिस वाला है, और ये वाला हाइड्रोजन अभी क्या है, वापस से CH2 से कनेक्टेड है। अब ये क्या है, CH3 ऊपर आ गया, CH2 नीचे आएगा क्योंकि सिस है। किसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है यार? देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ये देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। और इसका तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो कॉइल टाइप का दिख रहा है, जिसकी वजह से जो रहता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। मैं ये भी लिखवा देता हूँ। अच्छा, ये जो इनकी जो लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स के बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज polyisoprene molecule is held together by weak van der Waal interactions and has a coiled structure. That is why it shows elastic properties. ठीक है, ये वाला पार्ट, रबर वाला पार्ट वैसे भी खत्म नहीं हुआ, और भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना। अरे तुम्हारे स्कूल में तो सिलेबस हो गया होगा ना, या अभी बचा हुआ है? अभी थोड़ा बाकी है। तो अभी जितना जो गाइडलाइंस आई हैं सिलेबस, उतना ही करा रहे हैं ना, या पूरा ही पढ़ा रहे हैं? पॉलीमर पढ़ा दिया क्या स्कूल में? नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या है, मान लो तुम्हारा जो नेचुरल रबर जो है, अगर उसको हम थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में रख दें, तो वो बहुत सॉफ्ट और स्टिकी टाइप हो जाता है। ठीक है, उसकी उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। वल्कनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम बेसिकली सल्फर जो है वो ऐड करते हैं, और वो सल्फर जो है इन चेन्स के बीच में जो है वो ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाता है, और फिर वो जो है हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट और स्टिकी टाइप नहीं होते हैं बेसिकली। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, अभी मैं जैसे मेरे पास ये मैं बना के बताता हूँ। जैसे मेरे पास दो चेन है, ठीक है, दो चेन को मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सल्फर के साथ हीट कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा,
सल्फर जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये है CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो सल्फर है वो ऐड हो गया। देखो एक मिनट, सल्फर जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, एक तो ये है। वो वैसे काफी सारे तरीके हैं सल्फर ऐड होने के, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। या फिर मेरा ऐसे ऐड हो सकता है, डबल बॉन्ड हट के भी वो ऐड हो सकता है। जैसे बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हट गया मेरे पास, और वहां पे सल्फर ऐड हो गया। ये मेरा दूसरा चेन हो गया। ठीक है, इस तरीके सर, से। हाँ हाँ बोलो। सल्फर से स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? दो चेन जो है आपस में जुड़ रही है ना। पहले दो चेन के बीच में क्या था, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस थे। अभी दोनों क्या कनेक्ट हो गई सल्फर से, ओवरऑल तो स्ट्रेंथ तो कुछ बढ़ गया और ना। भी यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए? वैसे तो कुछ और यूज सल्फर के अलावा देखा नहीं गया होगा। सल्फर डाल के देखा होगा तो देखा कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ा होगा। बाकी एक सल्फर ही हमारे उसमें आता है, बाकी तो एडिशन मान लो किया होगा, एक्सपेरिमेंट जब किया होगा तब और भी चीजें ऐड करके देखी होंगी, बट सल्फर ही जो है वो ही उसी से स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। वल्कनाइजेशन में हम सल्फर यूज करते हैं। यस सर। सर ये सल्फर ऐड करने से उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी? अच्छा तुम बोल रहे हो इलास्टिक प्रॉपर्टीज जैसे पहले थी अब कम हो जाएगी, हाँ वो ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि दो लेयर्स के बीच का फोर्स बढ़ गया तो उनको अलग करने में प्रॉब्लम होगा, तो चेंज हो जाएगी ना इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, रबर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो तुम्हारा नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर becomes soft and sticky at high temperature. In vulcanization, polyisoprene is heated with sulfur which forms crosslink at the reactive site of double bond.
ठीक है, ये तुम्हारा प्रोसेस होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी में सेकंड पार्ट है सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर एक तरीके से वल्कनाइज रबर ही होता है, एक तरीके से सर वल्कनाइज रबर होता है। हाँ हाँ बोलो। सर वो सेकंड पॉइंट एक बार बताओ ना, वो रहेगा। फिजिक्स का सिलेबस तो अब फास्ट हो रहा होगा। कौन सा चैप्टर सर चल कल रहा के टेस्ट में जो आने वाला है उसमें से एक भी चैप्टर नहीं हुआ अभी तक। है? अच्छा कल, अच्छा 4-5 चैप्टर आ रहे होंगे ना। हाँ 4-5 आ रहे हैं, उसमें से वेव ऑप्टिक्स अभी चल रहा है, मतलब आधा हुआ है। और बाकी पढ़ाया ही नहीं है। नहीं, अरे पहुंचे पूरा ही नहीं मॉडर्न है वहां फिजिक्स तक। बाकी है। तो बहुत बाकी है यार। अच्छा, अपना तो खैर अच्छा है, आज खत्म हो जाएगा, फिर सिलेबस का टेंशन नहीं रहेगा। हो गया अ, सर। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला आता है नियोप्रीन। अच्छा, नियोप्रीन कैसा होता है? ये नियोप्रीन में क्लोराइड आ जाता है, ये वाला CH2, इसे बोलते हैं हम क्लोरोप्रीन। पॉलीमराइज होके मेरे पास ये बनाता है इस तरीके से, CH2, Cl, डबल बॉन्ड बीच में आ गया, CH2N। तो मेरे पास क्या बन गया? नियोप्रीन, या फिर हम इसे बोलते हैं पॉली क्लोरोप्रीन। ठीक है। दूसरा होता है ब्यूना एन। ब्यूना एन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो मेरे पास ब्यूना एन जो है, ब्यूना आ रहा है तो मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा अक्राइलोनाइट्राइल है। अक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये आगे, इस तरीके से होगा। कनेक्ट कर देंगे हम CH2, CH, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर वो अगले वाले से कनेक्टेड होगा, फिर CH, फिर CN। ठीक है, अब ये इस तरीके से पॉलीमर तो है वो बनाना आना चाहिए अच्छे से। लिखते टाइम भी तुम खुद से बनाया करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा क्या हो गया, ब्यूनाइन।
ठीक है, ये हमने रबर के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। क्यों लिख रहा हूँ, पॉलीमर। अच्छा, ये जो है हमारी चेन जो है कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करता है तुम्हारा कि तुम्हारी मोनोमेरिक यूनिट्स कितनी है, उनका कंसंट्रेशन कितना है बेसिकली। ठीक है, तो अलग अलग पॉलीमर जो है वो अलग अलग टाइप की चेन लेंथ जो है वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोमर्स। तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम एवरेज लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है वो एवरेज में एक्सप्रेस होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बस ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर बस एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इस तरीके से आ सकता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज expressed as an average। ठीक है, अब ये उन पॉलीमर्स पे है जो हम लोग सिंथेटिक तरीके से बना रहे हैं, बट जो नेचुरल पॉलीमर हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर जो है वो उनका फिक्स मेथड होता है, तो उनके लिए हम एवरेज नहीं लेते। तो ये ध्यान रखना है, ये इसके बारे में स्टेटमेंट आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये फॉर natural polymers like proteins, we do not take average of their molecular mass, as their chain length is fixed। ठीक है, as their chain length is fixed। ये लास्ट ईयर AIATS में या फिर कहीं तो आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। लग तो रहा है कि वो छोटी सी चीज है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया था AIATS में या RFTS में, कहीं तो आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बताओ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, मतलब मीनिंग से तुम्हें क्या लग रहा है, बोलो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है बताओ। वो चीज डिकम्पोज हो जाए, इजीली डिकम्पोज हो जाए। इजीली डिकम्पोज हो जाए, एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, तो बस इनमें वही पॉलीमर्स हैं जो इजीली डिग्रेड हो जाए और हार्म ना करे। नाम से ही पता लग रहा है, कोई बहुत ऐसा अलग से कुछ ऐसा है नहीं, बस इसके अंदर दो पॉलीमर होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सर हाँ हाँ बोलो। अब ये एक चीज डिग्रेडेबल होती है और एक चीज नहीं डिग्रेडेबल होती है, तो उसका रीजन क्या होता है? जैसे कि पॉलीथीन नहीं होता, हाँ वो हाँ, क्यों डिग्रेडेबल होता? कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ सकते सर, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन से उसको सिर्फ बर्न ही करना, जलाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होते हैं ना तुम्हारा, वो उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तुम्हारे जो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल में जो पॉलीमर्स आते हैं वो पॉलीमर्स में वो लिंकेज रहते हैं, जैसे एस्टर का लिंकेज हो गया या फिर अमाइड का लिंकेज हो गया।
तो विच कैन बी ब्रोकन डाउन, बट कार्बन कार्बन का जो लिंकेज है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और मान लो काफी सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हैं वो खुद से भी डिकम्पोज हो जाते हैं, और कई बार हम मान लो कुछ कैटालिसिस यूज करके भी हम लोग उन्हें तोड़ सकते हैं, वैसा भी रहता है। ठीक है, चलो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स which are degraded by which are degraded by microorganisms within a suitable period so that biodegradable polymers and their degraded products do not cause any serious effects on the environment. ठीक है, तो ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं ओवर अ सुटेबल पीरियड, और उनके जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, उनके डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करते, हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते। They can be produced by biological systems like plants and animals. And they are also called as biopolymers. That these biopolymers can be broken into their components either by enzyme catalyzed reaction or by themselves during a certain period of time. ठीक है, ये हम सिंपल एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन हो गया बायोपॉलीमर्स का। अभी हम इनमें दो ही पॉलीमर्स जो है वो हमारे सिलेबस में है,
पीएच बीवी करके है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। हम उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है इसमें पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलीमर है तो बीच में को आ रहा है। पैरा हाइड्रोक्सी, नॉट पैरा, हाइड्रोक्सी वेलरेट, कॉमन नेम यूज किया है PHBV। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे मेनली। तो ये बनता कैसे है? एक तो रहता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सर वो नाम में वी क्या लिखा है? वेलरेट ओके। कॉमन नेम है, जब वो बन जाता है तब। तो मेरे पास ये क्या है, 1 2 3, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, इस बार जो है जेईई एडवांस में आईपीएक नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा सिंपल नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मतलब तुम्हें अच्छे से आना चाहिए आईपीएक। और वो भी कितने 2-3 साल बाद आया। एडवांस में बहुत कम एक्सपेक्टेड होता है, इस सर बार ऑप्शन के साथ था। ऑप्शन के साथ वैसे ही, मतलब तुमको लग ठीक ठाक तरीके से आता है तो भी कर सकते हो, मतलब सब बहुत ज्यादा सर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट ऑप्शन ऐसे से भी बहुत तो ज्यादा बहुत सिंपल भी नहीं। कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हाँ, बट वो ऑप्शन भी वैसे देते हैं ना एडवांस वाले, कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। जब एडवांस का हम लोग तैयारी करेंगे ना, तो हम प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, तुमको एक आइडिया मिले। इस बार का पेपर किसी ने देखा था? अभी सर पूरा पेपर एक साथ सर में देने का देखा प्लान। तो था, पूरा नहीं देखा। मैंने ऐसे उसका वो क्वेश्चन एनालिसिस रीड नहीं भेजा किए। था। स्ट्रक्चर, हाँ वो देखा सिर्फ। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखे थे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर आए, फिगर देखा और कुछ नहीं। हाँ, उस टाइम ज्यादा हुआ भी नहीं था ना, तो कुछ ज्यादा मतलब भी नहीं था। मेनली तो ज्यादातर ऑर्गेनिक से ही आता है, काफी एक ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत इजी था, वो क्या कहते हैं, स्पीड वाले पे आया था वो, गैसियस स्टेट वाले पे। हाँ, गैसियस स्टेट का तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते ही है एडवांस में, तो वो तो मतलब आने ही चाहिए, तो उससे थोड़ा बहुत स्कोर तो बनता ही है। और कुछ बहुत टफ आते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैथ्स में भी मॉड्यूल एक बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था जो। किसका? मैथ्स में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था अच्छा ना, अच्छा, हाँ उसमें हाँ, वो डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी। डायरेक्ट कुछ कुछ होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब वो भी किसी के गलत हो जाए तो बहुत गड़बड़ है। वो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ सबको मार्क्स मिलते हैं। जो नॉर्मल एनसीईआरटी भी पढ़ के जाता है उसका भी हो जाएगा उसमें, तो वो वाले क्वेश्चंस तो उससे भी हो जाएंगे। तो ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। दूसरा जो है मोनोमर, ये है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो OH है, देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, मैं इसको अलग कलर से बताता हूँ। इसका जो OH है, ये देखो, तो अभी अभी मत बना, अभी थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। COH का जो OH है और यहाँ का जो H है, पहले इन दोनों के बीच में, बाद में इसका जो OH है वो अगले वाले 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड के OH के साथ इस तरीके से हो रहा है। इसका जो OH है, चलो मैं इधर वो बना देता हूँ, ये वाला, ये कौन सा है, 3 हाइड्रोक्सी। ये तुम खुद से बनाना है ना, ये मेरे को देख के मत बनाना। मान लो किसी से नहीं बन रहा है तो बना के देख के बना लेना, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, बहुत जरूरी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ठीक है, तो इसका OH क्यों लिखा है मैंने, इसका H जाएगा और इसका OH जाएगा। ठीक है, इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा और अगले वाला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड का H जाएगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब ध्यान से देखो कैसे बना रहे हो। तुम लोग खुद से बनाओगे, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ ना। ये खुद से बनाने का ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हो गया? हाँ हो गया। तो भी ध्यान से देखना, जो 3rd नंबर का जो कार्बन है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड का, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका CH3 नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, अभी मैं बाकी ऐसा बना रहा हूँ, इसका OH जा रहा है तो इसको मैंने यहाँ बना दिया। बताओ ये लेफ्ट वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या आएगा, राइट साइड से स्टार्टिंग कहां से होगी, COH का लेफ्ट साइड वाले COH का OH और ये राइट साइड वाले का H जाएगा, तो इसका ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा, और वो ऑक्सीजन कनेक्टेड है 3rd नंबर कार्बन से। ध्यान रखना, 1 नंबरिंग यहाँ से, 1 2 3 3rd नंबर कार्बन से। तो यहाँ पे मेरा CH, यहाँ पे CH2 CH3, ये मेरा CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये आगे कनेक्टेड होगा, इस तरीके से बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना, तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्यों करा रहे हैं, हम तो ऑप्शन से देख लेंगे कर लेंगे, इतना कुछ वो नहीं है। तुम्हें क्या ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग देंगे, हो सकता है ये इथाइल ग्रुप को इधर कनेक्ट कर दें और किसी ऑप्शन में, और CH3 को इधर कर दें, है ना। ये जो इंटरचेंज है इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो है IIT JEE वाले अगर कभी कभी स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन देते हैं ना, तो वो इतने ईजी नहीं होते, उनमें ऑप्शन इस हिसाब से होते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, बट फिर भी तुम गलती से वो गलत मार्क कर सकते हो, वहां पे वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे तुम्हारी सिली मिस्टेक हो जाए। इसलिए मैं ये थोड़ा ध्यान से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इथाइल ग्रुप किसी ऑप्शन में इधर दे दे और मिथाइल ग्रुप इधर दे दे तो वो थोड़ा ध्यान रखना। सर अभी जो आपने बताया ना, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ
चलो आपने बीच में म्यूट कर दिया था मुझे। अरे सॉरी सॉरी, हाँ, हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। वो मैसेज जो आपने भी बताया ना कि वो CH2 उल्टा हो सकता है, कि वो हाँ हाँ, CH3 CH2, मैंने वो वाला स्ट्रक्चर बना दिया था गलती से। और वही वही मैंने बोला ना कि वो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तो ये वही मैंने चीज़ जो ऐसा बाकी सब। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं है, बट इसी टाइप का एक और स्ट्रक्चर आया था जेई में कभी, तो पॉलीमर से आया था, पता नहीं बायोमोलिक्यूल से आया था, जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शन इसी तरीके से दिए थे। तो स्ट्रक्चर में वो ऐसे कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर देंगे। तो स्ट्रक्चर कभी भी खुद से ही बनाना है, जब तक खुद से 2-3 बार बना नहीं लो ना अच्छे से, तब तक वो याद नहीं होगा स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इस बात का। और पढ़ते टाइम जब तुम रिवाइज करो ना, तो ये एक ध्यान रखना इस बात का कि हाँ इसमें ऐसे होता है। एक अपना एक जो माइंड मैप है ना, वो इस तरीके से बनाते जाना जब भी तुम स्ट्रक्चर्स वगैरह रिवाइज करो। दिखने में बहुत इजी लगते हैं, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ज्यादा चांस होता है पॉलीमर्स वगैरह ऐसे चैप्टर्स में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? स्ट्रक्चर बन गया सबसे, सबको समझ में आया स्ट्रक्चर? ठीक है। अच्छा, PHBV जो है is used in specialty packing, orthopedic devices, and to encapsulate। सर हाँ, ये स्ट्रक्चर में वो राइट वाला जो पार्ट है उसमें इथाइल कौन सा है, मतलब वो कहाँ से आया इथाइल ग्रुप? ऊपर से है ना, उसी का बनाया, देखो ना ये वाला। वो राइट वाले मतलब वो पेंटेनोइक एसिड का है? हाँ, पेंटेनोइक एसिड का, वो तुम्हें थोड़ा ध्यान हाँ रखना सर। है। अभी सर वो एक, अभी तो आपने ब्यूटेनोइक एसिड वाले को आगे रखा और पेंटानोइक एसिड वाले को पीछे रखा। हम्म। अगर पेंटानोइक एसिड आगे होता और ब्यूटेनोइक एसिड पीछे होता तो अलग स्ट्रक्चर बनता ना। खैर वो, ये तो हम एक यूनिट बना रहे हैं, अब वो बस उल्टा हो जाता, मतलब इसका मिरर इमेज बन जाएगा और क्या। ऐसा नहीं, थोड़ा अजीब बना था सर, ऐसा नहीं बना था, मैंने वैसे बनाया था तो वो गड़बड़ हो गई थी मेरी। एक बार बनाओ ना, नहीं नहीं, उल्टा कर, उल्टा जोड़ के एक बार यूनिट बनाओ ना, सिर्फ एक बार। ठीक है, उल्टा बना देता हूँ मैं। हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ ना, कार्बन वाले हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। तो अगर मैं इसको इधर रखूं और इसको उधर रखूं, तो इसका OH इधर आएगा, ओके, और इसका ऑक्सीजन इधर आएगा, और ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये राइट में आ गया, तो इसका ऑक्सीजन इधर आएगा, इसका C, और यहाँ पे C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसे कुछ आएगा। हाँ बस यही बना था मेरा। अब देखो ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। हाँ मतलब, अरे वो बोलने नहीं, मेरे इमेज तो है ही नहीं यार ये तो। हाँ ठीक है, दूसरी बन गई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो वैसे लग रहा था कि वैसे होगा, बट बनाने के बाद ही समझ में आता है कि कैसा बनेगा। कि मैंने ये वाला बना दिया था हाँ गलती से। ठीक है, वो उतना इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। वो तो ओवरऑल जब पॉलीमर बनेगा तो वो सिमिलर ही दिखेगा। ये तो बस एक यूनिट का है, तो यूनिट में थोड़ा अलग दिख रहा है। अगर मल्टीपल करेक्ट में दिया है तो ये दोनों टिक करेंगे ना। हाँ दोनों आ जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस एक यूनिट का फर्क है। तुम्हारा जो एक यूनिट है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, बट जब तुम पॉलीमर बनाओगे तो इट विल बी द सेम। ठीक हाँ, है, वो तो पता चल गया कि बस। वो होगा, क्योंकि वो आगे वो ऐसा कट के वो उधर आगे आ जाएगा, तो उसको शिफ्ट करके हमने दिखाया दूसरा वाला पार्ट। हाँ वो ठीक है फिर। नहीं वो थोड़ा अलग दिख रहा था, लगा गलत किया है कुछ, इसमें कुछ आप सके वो अच्छा अच्छा, हाँ अलग तो दिख रहा है, चलेगा और फिर थोड़ा अजीब दिख रहा है, बट ठीक है।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ थोड़ा मिथाइल और इथाइल एक्सचेंज हो गए। हाँ मिथाइल और इथाइल एक्सचेंज होगी, बाकी तो कार्बन से है क्या, 1 2 3 पे आ रहा है वो 1 2 3 है, बाकी सब कुछ सेम है, मिथाइल और इथाइल एक्सचेंज हो गए। हाँ मल्टीपल हाँ करेक्ट में अभी तो पूछ याद ही सकते रह हैं, गया। ये तो अच्छा चीज पूछी, मल्टीपल करेक्ट में ऐसे पूछ सकते हैं, दोनों तो एक ही वैसे है। सर इथाइल चेंज नहीं हुए सर, वो कार्बन को ऐसे काउंट करके लगाओ, देखो अलग बन रहा है स्ट्रक्चर। नहीं नहीं वो उस सेंस से दोनों में देखो ना, 1 2 3 थर्ड पे सी डबल बॉन्ड एस्टर वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट है, फिर बाकी कार्बन, बाकी तीन सेम है, बस मिथाइल और इथाइल एक्सचेंज हुआ है। देखो ध्यान से, मिथाइल और इथाइल एक्सचेंज हुआ है बस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन उसमें आ सकता है मल्टीपल करेक्ट में, गुड, ये पूछ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं जब कोटा में था तो मेरे फ्लैट में एक और स्टूडेंट था, वो रिपीटर था, और वो रेजोनेंस का टॉपर था, वो हर बार टेस्ट में टॉप करता था, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका सेकंड रैंक आया, वो हमेशा टॉप करता था, और वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, 3 4 आवर्स ही पढ़ता था डेली के बेसिस पे, और वो शीट वगैरह सॉल्व नहीं करता था रेजोनेंस की। वो कैसे पढ़ता था, वो नोट्स पढ़ता था और उसी से क्वेश्चंस बनाता था, खुद से ही क्वेश्चंस बनाता था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल तो उसको शायद उसका इतना शार्प ब्रेन था कि वो सॉल्व कर लेता था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो ऐसे बनाता था अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से आंसर सोचता था, उसका पढ़ने का तरीका ऐसा ही था, वो जितने क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं जितना वो सोच सकता है, ऑल्दो वो रिपीटर भी था, मतलब 2 साल वो मेहनत कर चुका था, तो उसका पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से था, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो कभी जैसे किसी चैप्टर में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आए तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। सर रैंक क्या आई? उसका 250 आया, कम आया उसका जितना एक्सपेक्टेड था, पता नहीं कम, वो तो खैर पेपर उस दिन पे भी डिपेंड करता है, उसका अंडर 100 एक्सपेक्टेड था, बट 250 आया उसका रैंक। वो क्या बहुत कम पढ़ता था और बहुत गाने वाने सुनता था, तो हमें लगता था अरे ये तो ऐसे ही है, फिर बाद में रेजोनेंस की जो वो मैगजीन है उसमें उसका फोटो देखा, तो हमें लगा अरे यार ये तो अलग ही है, फिर हम उससे पूछते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। एनीवे नेक्स्ट है रिपीट तुम्हारा। क्यों किया? स्पेशलिटी पैकिंग क्या होता है? क्या क्या? ये स्पेशलिटी पैकिंग क्या होता है? जो मेडिकल वगैरह में जो पैकेजिंग यूज होती है ना, अ, उसमें यूज होता है बेसिकली। दूसरा है नायलॉन। सर हाँ हाँ बोलो। वो रिपीट क्यों किया था लेकिन? उसका रैंक पहली बार में कुछ 5000 कुछ आया था, तो उसको उसमें नहीं चाहिए था, पहली बार में उसको कम रैंक आया था, मतलब उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, वो कुछ तो बोला था, मेरे को याद नहीं है इतना, मतलब उसका एक्सपेक्टेड था कि 2000 के अंदर आ जाएगा, बट उसका नहीं आया था, तो अच्छा यहाँ पे नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये इस तरीके से है। खैर ये तो इजी है, इसमें ग्लाइसिन एक मोनोमर होता है, और दूसरा मेरा अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है, इसका कॉमन नेम है ये तो। अमाइनो कैप्रोइक एसिड, खैर इसमें सिंपल है, यहाँ से NH वाला लिंकेज हो जाएगा, इस यहाँ पे अमाइड वाला लिंकेज हो जाएगा, ये वाला तो हम काफी बार देख चुके हैं, तो इसके ऊपर तो आराम से तुम बना सकते हो। सॉरी।
इस तरीके से बनेगा। ये मेरा हो गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है। सर कपड़ों में कौन सा यूज होता है नायलॉन? तुम्हारा कपड़ों में नाइलॉन 6 यूज होता है। ओके। 610 भी यूज होता है। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गया। हम एक कुछ पॉलीमर्स जो है वो लोग देख ले, कुछ पॉलीमर्स देख लेते हैं हम लोग। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो गया, तुम्हारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। बस एक दो पॉलीमर हम लोग देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में उतना अच्छे से आया नहीं है गेस। जैसे तुम्हारा पॉलीविनाइल क्लोराइड आया था क्या? यस सर। बता देता हूँ मैं। विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर यूनिट है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ये बनता है इस तरीके से CH2 CH Cl। ये काम क्या आता है? रेन कोट्स वगैरह में, हैंड बैग्स, वाटर पाइप्स, पॉलीस्टाइरीन। यूजेस तो काम के नहीं है ना? यूजेस यार उतना पूछता नहीं है, मतलब बट यार अब ऐसा नहीं बोल सकते कि पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो है ये जब से ये जो ऑनलाइन हुआ है ना जेई मेन, तब बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। सर पर जैसे मान इससे तो लो, कोई। हाँ बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। मतलब तुम बोल सकते हो पूरे चैप्टर में अगर यूजेस से क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी क्या पूछेगा, यूजेस तो कुछ है ही नहीं, बट फिर भी तो थोड़ा बहुत जैसे जो इंपॉर्टेंट वगैरह है ना वो, जैसे जो ज्यादा डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछ सकते हैं। जैसे नाइलॉन जो है, नाइलॉन के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे थोड़े मोड़े जो पॉलीमर है, थोड़ा बहुत रफली आइडिया होना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा ऐसे पूछ सर लिया कभी तो आया है क्या पहले? बहुत मुश्किल है, मेरे को इतना। एक बार आया था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बार आया था यूज के बारे में। एक ही बार आया, मतलब पिछले 15-20 साल में एक ही बार आया है, तो बहुत कम चांस है, तो इतना कुछ है नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें है ना पूछने के लिए। यूजेस के अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां बहुत ज्यादा चांस है। बाकी तो खैर अभी शिफ्ट ज्यादा हो गई है ना, तो उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि किसी एक शिफ्ट में मान लो आ गया किसी को, तब हो सकता है। बाकी चांसेस तो बहुत कम है। ये हमारा स्टाइरिन होता है। ये कैसे बनेगा मेरा? CH2 CH PH। ये एज इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल। खैर इंसुलेटर आ गया तो रैपिंग मटेरियल, टॉयज, रेडियो, टीवी। तुम्हारे यहाँ इस आकाश के टेस्ट में पूछ सकते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था, ग्रिप्टाल का आया था शायद, जहां तक मुझे याद है। FT में तो नहीं, कोई ऐसे ही FTS वगैरह में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। सर ये ख्याल एडवांस के कोर्स में है कि नहीं है? है एडवांस के कोर्स में है, कोर्स में है तभी लिखा रहे हैं हम लोग।
फालतू चीज तो लिखो। एडवांस में वैसे भी बहुत ज्यादा है, मतलब जितना, मतलब एडवांस का कोर्स थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं, 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले उस पर क्वेश्चन आया था। तो उसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा ऐसे डिफाइन नहीं है, एडवांस का सिलेबस। वो हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ही लेता है जो ऐसा सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और कोई ऐसे क्लेम व्लेम कुछ तो होता ही नहीं है उसमें, एडवांस में। सर बस थर्ड ऑर्डर तो निकाल सकते हैं ना, एन ऑर्डर तक फॉर्मूला पता है हमको। हाँ निकाल सकते हैं, बट उसके बारे में कुछ डिटेल में क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। उसमें भी क्या डिटेल हो, ग्राफ पूछेंगे और क्या। हाँ मतलब थोड़ा सा वैसा ही, बट वो ऐसा सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक ही मेंशन्ड है, वैसा है उस हिसाब से। बाकी तो अपन कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कर नहीं सकते। ओके सर। तो इसमें ग्रिप्टाल जो है वो दो उससे बनता है, दो मोनोमर यूनिट से, कोपॉलीमर अपन बोल सकते हैं। दूसरा मेरा है थैलिक एसिड। सर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे कभी क्वेश्चन आया है क्या? क्वेश्चन आया है, याद नहीं आ रहा है मेरे को यार, बट वो टॉपिक जो है ना वो, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है नहीं आया इतना याद नहीं है मेरे को, बट उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो बहुत, मतलब उसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकते, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए जहां जहां से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है ना, तो वो थोड़ा सा है, बहुत शायद मुश्किल ही है आया होगा सर ये। अभी तो हमने बहुत ज्यादा उसमें पढ़ लिया, उससे भी क्या टफ पूछ सकते हैं? वैसे तो हमने काफी सारा कर लिया केमिकल कैनेटिक्स में, उससे टफ वैसे कॉन्सेप्ट बनाने को मिक्स कर देता है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मिक्स सर अभी तो करने पे। वैसे क्वेश्चन आने चाहिए, हमें आता है इसलिए। सर ऐसा तो सर ऐसा नहीं, ऐसा तो सब पढ़ लिया हो तो फिर फुल मार्क नहीं आना चाहिए, लेकिन आते नहीं है। वही वही वही, तो वही बात है, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो हर कितने भी टाइप के क्वेश्चन कर लो, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन तो बहुत ही फ्रेश होता है, मतलब कभी वैसा देखा ही नहीं होगा। एक कुछ क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस वैसे होते हैं, तो वो तो रहेगा यार। एडवांस में कभी फुल मार्क्स आज तक किसी को आए नहीं। तो ये बनाएंगे हम, ये से है, ये इससे कनेक्टेड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन है, ये किसका ऑक्सीजन है? आर्यमान बताओ, तुम बताओ आर्यमान। यस सर। ये ऑक्सीजन जो मैंने मार्क किया है, ये कहाँ से आया है? इथिलीन ग्लाइकोल से आया, थैलिक एसिड से आया? सोच के बताना। सर इथिलीन ग्लाइकॉल सर। इथिलीन ग्लाइकोल से, ठीक है। अब इस पे कभी गलती नहीं होनी चाहिए, बीच का जो ऑक्सीजन है वो OH से ही आएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये पेंट्स में काम आता है मेनली। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा याद हो तो। ये तुम्हारा यूरिया है, और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये तुम्हारा बनता है इस तरीके से, NH, बीच में C डबल बॉन्ड O, NH,
और फॉर्मल्डिहाइड का CH2। तो ये कप्स एंड लेमिनेटेड शीट्स में काम आता है। ठीक है, ये 4-5 पॉलीमर भी हमने देख लिए अलग से। और याद करना हो तो एनसीईआरटी में कुछ और भी दिए होंगे, तो याद करने का कुछ वो नहीं है। तो बट जितने एनसीईआरटी में है वो ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं। तुम्हारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। सर नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे? हाँ, मैं वही डिस्कस करने वाला था। एक मिनट को मैं ये बंद कर देता हूँ।